Okay, so your unit 2 consists electrostatics. So in electrostatics, what you will do, you will study the interaction between static charges. Means the charges uh, which are stationary in space. Okay, we will talk about those charges. So uh, let us start. So from where we learned about these charges. So means your study of charges are purely they are on experience basis. Means first what was the it was just experience. The phenomena was just experience, like rubbing a rod on your silk gave you some charge. Okay, some and similarly you observe charges from other things, like you rub your scale on your hair and you can lift the paper. So these type of experience uh, just made others feel that there is something there. But how to define a charge? So charge was only defined by the interaction which one charge has with another. Means the interaction is in terms of force. So the first expression which comes into electrostatics is the force between two charges. Just the force between these two charges, and that is given by Coulomb's law. So this is the first expression which you need to see. We are just reviewing what you have done in your 12th Coulomb's law. So what Coulomb's law says that it quantifies the force. जिससे बताता है कि फोर्स कितना लगेगा दो चार्जेस के बीच में। अगर कोई दो चार्ज है जैसे Q1 है एक चार्ज, Q2 एक दूसरा चार्ज है। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू Q1 एंड सिमिलरली द फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2। फिर दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे। सो they say that the Coulomb's law says that the force experienced by a charge is directly proportional to the charge quantity itself. ठीक है, जिससे फोर्स लग रहा है उसका चार्ज और जिस पे लग रहा है फोर्स उसका चार्ज दोनों के प्रोपोर्शनल होता है कि दोनों में से अगर फोर्सेस को अगर बढ़ा दीजिए आप, एक को डबल कर दीजिए और दोनों को अगर डबल डबल कर दीजिए तो आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। सो यू नीड टू सी दैट, and it is inversely proportional to the distance between these two. Let us say R12. I will discuss what is R12. So this is inversely proportional to square of the distance. इसका मतलब है दोनों चार्जेस को जितना आप दूर ले जाओगे उतना ही उनके बीच में फील्ड उनके बीच में फोर्स जो होगा कम हो जाएगा, उतना ही उनके बीच में इंटरेक्शन कम होते जाएंगे और जितना आप नजदीक लेके जाओगे उनके बीच में इंटरेक्शन उतना ही बढ़ेगा। दिस कम्स एज टू बी ऑब्वियस। ये कुछ ऑब्वियस सी चीज लग रही है कि हाँ दो चार्ज उनको नजदीक लाएंगे तो बढ़ेगा ही फोर्स और दूर ले जाएंगे तो घटेगा उनके बीच में फोर्स। लाइक वी एक्सपीरियंस इन मैग्नेट, मैग्नेट में सीधा सीधा दिखता है व्हेन वी टॉक अबाउट टू अदर पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, तो उसी तरीके से चार्ज भी। ओके, एंड कूलम्स लॉ आल्सो सेज दैट इन दोनों के जो फोर्स है, मतलब कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम प्रॉपर्टी। मतलब कहाँ पे रखे हुए हैं, वो स्पेस में रखे हुए हैं, वो पानी के अंदर रखे हुए हैं,
वो किसी और मीडियम में रखा हुआ है, किस मीडियम में रखा हुआ है, बिकॉज हर एक मीडियम की एक अपनी परमिटिविटी होती है. You will discuss this in materials class, what is permittivity, what is permeability, but for now I just want you to feel that means every other space is different, और हर एक स्पेस एक पैरामीटर से डिफरेंट होता है, एक कुछ पैरामीटर होता है, तो वो पैरामीटर है परमिटिविटी. स्पेस की परमिटिविटी कुछ और होती है और पानी की कुछ और होती है, सिंपल एटमॉस्फेयर की कुछ और परमिटिविटी होती है. बस आपको इतनी ही ध्यान देने की जरूरत है इस समय. एंड हाउ इट इज रिलेटेड, सो इट इज रिलेटेड बाय लाइक दिस. सो 4 पाई एप्सिलॉन. Okay, so here your epsilon is what? Permittivity of the medium. इसमें बात करने जाएंगे तो काफी बात हो जाएगी परमिटिविटी में, इसलिए अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं. जस्ट वी आर यूजिंग द पैरामीटर. यू जस्ट नीड टू नो दैट कुछ मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो उसके बीच में फोर्सेस को घटा बढ़ा सकती है. परमिटिविटी ऑफ मीडियम. मीडियम, व्हाट मीडियम? इन विच दिस चार्जेस आर प्लेस्ड. जहां पे ये चार्जेस हैं वो मीडियम. ठीक है, पानी में है, हवा में है, कहाँ पे है, ये इस पे डिपेंड करता है. And epsilon is given as, you can take it as epsilon naught into epsilon r. Okay, where epsilon naught is the permittivity of space. What is this? When you talk about space where no air is there, then there the permittivity, so here it is permittivity of space. Okay, so epsilon naught is given as to be 1/36 pi into 10 raised to power minus 9, and the unit is farad per meter. So you always need to define the unit. Unit is very important. So it is epsilon naught is 1/36 pi into 10 raised to power minus 9 farad per meter. Okay, and epsilon r varies for all medium. For space, epsilon r is 1 when we talk about space. So for space, the epsilon r is 1. For other mediums, epsilon r changes. Okay. So we are talking the property of a medium in terms of relative to uh, the the property of a space. ठीक है, अब सिर्फ एप्सिलॉन आर में बात करेंगे. एप्सिलॉन आर इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी. Okay, so we are talking about a medium with respect to the space. तो स्पेस का 1 रखेंगे और दूसरे मीडियम का उसी टर्म्स में बात करते रहेंगे. किसी का 100 होगा, किसी का 200 होगा, किसी का 300 होगा. तो वी जस्ट आर सेइंग दैट the permittivity of a particular medium is 100 times or 200 times or 300 times the permittivity of the space. ठीक है, ये समझना जरूरी है. अब ये तो हो गई क्वांटिटी की, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा. अब देखिए, ये फोर्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम. मतलब जिस मीडियम की परमिटिविटी कम से कम होगी वहां पे फोर्स ज्यादा से ज्यादा मिलेगा.
ओके, सबसे कम परमिटिविटी किसकी होगी? स्पेस की होगी। स्पेस की एप्सिलॉन आर क्या होता है? 1 होता है। तो स्पेस में जितनी परमिटिविटी होगी, मतलब अगर दो चार्जेस को आप स्पेस में रखेंगे तो वो सबसे ज्यादा फोर्स वहां पे एक्सपीरियंस करेंगे। अगर उन चार्जेस को आप यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रख दीजिए तो वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, वही सेम चार्जेस। उनको कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल दीजिए, उनको किसी मीडियम में डाल दीजिए, तो वो डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एज पर देयर मीडियम। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि दो फोर्स चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो उन चार्जेस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, उनके बीच में दूरी पे डिपेंड करता है, और जहाँ पे रखे हुए उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ये बहुत ही बेसिक फिजिक्स है। ओके, अब ठीक है। अब एक बात तो हो गई कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको बताना भी पड़ेगा किस डायरेक्शन में फोर्स आप लगा रहे हो। ओके, और हमने पीछे तो सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े ही हैं, हमें पता है कि जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हम करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन जो है एक यूनिट वेक्टर से दिया जा सकता है। यूनिट वेक्टर की कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्शन इसकी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन हम डिफाइन करेंगे R12 यूनिट वेक्टर। ओके, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? लेट मी टेल यू। थोड़ा सा यूनिट वेक्टर को ये अ, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। चलिए एक्स वाई की बस बात करेंगे हम लोग ज़्यादा जेड कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज R12। लेट अस से देयर इज a charge q1 here, the same charge which we talked in the last expression, and there is a charge q2 here. ओके, सो इसका q1 का हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, वेयर द q1 इज पोजीशन, वो वहां पे कहाँ पे है। तो इसका हम बताते हैं कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 वेक्टर। So we are talking about this vector. Okay, this is called as R1, the position of q1, and there will be one position vector with q2 as well. So this is the position vector associated with q2. Now we talk, if we talk this vector, this vector is R1, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत जरूरी है, this is R12. What is this vector? Just see what is this vector. This vector originates from charge q1 and it goes to charge q2. This is R12 which we are talking about here. This. Okay. So this is the distance between these uh, q1 and q2. You see, R12 is the, sorry. So R12 is the distance between these two vectors, and in vector terms, it originates from q1 and converges to q2. Okay.
just see, if we add these to R1 and R2, तो how it could be added? ये ऐड कैसे किया जा सकता है? ये R2 को आप उठा के यहाँ पे रखेंगे, and this is your R1 plus R2. So if you complete this parallelogram, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए आप, तो ये पैरेललोग्राम हमने पहले भी डिस्कस किया था। दो वेक्टर्स का सम जो होता है उसका डायगोनल होता है उसके बीच में, एक डायगोनल R1 प्लस R2। दूसरा डायगोनल क्या होता है इसके बारे में हमने बात नहीं की। तो दूसरा डायगोनल जो होता है वो होता है इस डायगोनल की जो दूसरा डायगोनल पैरेललोग्राम बनेगा वो होगा R2 माइनस R1। ओके, so R12 is given by vector R12 is given by from parallelogram law position vector R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1। तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा क्या चीज है। ओके, सिमिलरली वी कैन राइट R21 as to be R1 माइनस R2। इसका जस्ट उल्टा होगा, R1 if R12 is in this direction, then where will be R21 means the reverse direction we are saying as to be R21. Okay, just opposite to that. So this is R1 minus R2. So this thing you need to very well understand. ये बहुत ही सिंपल चीज लग रही होगी कुछ को, और कुछ को थोड़ा सा कंफ्यूजन से स्टार्ट हो रहा होगा। और जिनको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन से स्टार्ट हो रहा है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ देख लें। वेक्टर का जो हमने एडिशन वाला देखा था पैरेललोग्राम लॉ, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कूलम्स लॉ में देखें तो यहाँ पे F12 डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ओके, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। मतलब Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है Q1 के कारण। यहाँ पे देखो एरो देख लीजिए आप, व्हाट इज द एरो, एरो द डायरेक्शन इज फ्रॉम Q1 टू Q2। okay, so the force experienced by this Q2, Q2 पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स Q2 पे लग रहा है, और कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, Q1 से ओरिजिनेट हो रहा है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज योर F12। और यहीं पे आप F21 भी डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 ड्यू टू Q2। बस वहां पे क्या करना पड़ेगा, सारे एक्सप्रेशन सेम रहेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड वही है, उनके बीच में डिस्टेंस भी वही है, परमिटेड मीडियम भी अभी भी वही है। बस हम क्या कर रहे हैं, दूसरे चार्ज पे वो देख रहे हैं। तो हमें बस यूनिट वेक्टर्स को चेंज करने की जरूरत है। यूनिट वेक्टर, व्हाट द यूनिट वेक्टर विल बी R21। so we can always write this expression that vector F21, the force experienced by the charge Q1 due to charge Q2. So what will this will be? This is not going to change. R12, so we can write here R21, doesn't matter. Let me write, because in magnitude R12 will be equal to R221.
so nothing changes. In magnitude, both are equal. Sorry. So this will be R21. Okay. Now just see your F12 vector F12 will be equal to minus of vector F21. Okay. They are just opposite in same magnitude but just opposite. Why this is opposite? This is just because the position vector, the direction vector is changing. R12 is from Q1 to Q2 and R21 will be from Q2 to Q1. So that's it for today, and we will discuss other things tomorrow. Okay, if there is any doubt, you can post it in meeting section. Okay, thank you for now. Ahmad.